हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 15 नवंबर के समसामयिकी यानी करेंट अफेयर्स की। और आपको बता दें कि 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस किसको समर्पित है? बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा मुंडा समुदाय से संबंधित है। और मुंडा समुदाय कहाँ के निवासी हैं? मुख्य तौर पे झारखंड के। और इन्होंने बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। और सन 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र 25 वर्ष की उम्र में ब्रिटिशर्स द्वारा इनको जहर दे दिया गया था। तो इनको सलाम करते हुए, इनको याद करने के लिए 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी प्राइम मिनिस्टर द्वारा। और इस बार 2023 में इनके जन्म दिवस पर प्राइम मिनिस्टर ने आदिवासियों को बहुत अच्छा तोहफा दिया है। 24,000 करोड़ रुपए की योजनाएं इनके लिए प्रारंभ की जाएंगी। ये योजनाएं सोशल सेक्टर, इकोनॉमिकल सेक्टर एंड कल्चरल सेक्टर में भी होंगी, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और गृह संबंधी सुविधाएं, जल संबंधी सुविधाएं, टीकाकरण, सारी चीज़ों पे कॉम्प्रिहेंसिव रूप से बात किया जाएगा या काम किया जाएगा। बात किया जाएगा नहीं। हालांकि यदि हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो ये केवल बात ही है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। खैर चलो, अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पे चलते हैं। जो ये फाइनल से एक कदम दूर जो आप हेडिंग देख रहे हैं, भारत सेमीफाइनल में। आज 15 नवंबर है। दूसरी अच्छी बात यह है कि आज 15 नवंबर है और भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा सेमीफाइनल में। इसके बाद यदि भारत जीतता है तो सीधे फाइनल में। तो ये खेल पेज पे डिस्कस करेंगे क्या है मैटर। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल पे। इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारा स्टार्ट होता है पेज नंबर ये, ठीक है। यहाँ पे एक आर्टिकल आप देख लो। ये इसलिए क्योंकि जब मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ तो आपको ये ना लगे कि कोई नई चीज़ है। ये है कि क्वांटम फ़ोन से और अधिक सुरक्षित होगी बातचीत। अब क्वांटम फ़ोन क्या है, ठीक है। क्वांटम फ़ोन क्या है, और यहाँ पे एक चीज़ आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में हम बखूबी बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अलग से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से अलग से आपको वीडियो अपलोड कर देंगे आपके लिए, ठीक है। चलो आगे शुरू करते हैं। उत्तरी गाजा से पलायन जारी। ये किसकी बात हो रही है? आप बिल्कुल पकड़ ले रहे हो, इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर की। ये है क्या है? वेस्ट बैंक। और ये है गाजा स्ट्रिप, जो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पैलेस्टीन या फिलिस्तीन। गाजा जो स्ट्रिप है, इसमें नॉर्थ गाजा एंड साउथ गाजा एरिया है। तो यहाँ पे नॉर्थ गाजा में इनका प्रकोप बढ़ गया है इसराइलियों का, जिसमें हॉस्पिटल को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। और दक्षिणी गाजा में भी स्थिति एकदम सेम क्रिटिकल ही बनी हुई है। बच्चों को वेंटिलेटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। बच्चों के मरने की स्थिति आ गई है। लेकिन इजराइल की गवर्नमेंट की वही तल्ख रवैया है कि ये गाजा को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इस वजह से भारत ने भी अब तो इनकी निंदा स्टार्ट कर दी है इजरायलियों की। तो यही सब चीज़ें बनी हुई हैं युद्ध को लेकर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक चीज़, दूसरी आर्टिकल क्या कहता है कि राजपक्षे बंधुओं को देश में आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बस ये थोड़ा सा न्यूज़ आपके लिए कि श्रीलंका में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था, वो वहाँ के एक परिवार जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था, उसके लिए इस पर पूरे परिवार यानी राजपक्षे परिवार को दोषी माना गया है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो मुकदमा स्थानीय लोगों के द्वारा और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो करप्शन को बाहर कर ये ख़त्म करने के लिए कार्य करता है, पारदर्शिता लाने के लिए कि सरकार जो कार्य कर रही है वो पब्लिक को बताए, इसके लिए काम करता है। तो इसका एक क्षेत्रीय शाखा है श्रीलंका में। तो इसकी इन्होंने भी मुकदमा दाखिल किया था। ये ऐसा कर सकते हैं। 2022 में मुकदमा चला था। और अभी रिजल्ट जो आया उसमें ये बोला गया है कि जो श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट है, वो उसका ये कहना है कि जो राजपक्षे परिवार है, जो राष्ट्रपति के पद पे भी, प्राइम मिनिस्टर के पद पे भी और फिनेंस मिनिस्टर, 3 महत्वपूर्ण पदों पे एक ही परिवार के व्यक्ति, और न जाने कितने पदों पे ये लोग, एक ही परिवार शासन कर रहा था और पूरे देश को लूट के इन्होंने दिवालिया बना दिया। तो इस प्रकार का आरोप इनके ऊपर लगा है। अब देखते हैं क्या पनिशमेंट मिलता है। तो जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वो थे गोटाबाया राजपक्षे। और प्राइम मिनिस्टर जो पूर्व अभी तो हट चुके हैं, वो थे महिंद्रा राजपक्षे। और फिनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे बासिल राजपक्षे। तो ये तीनों लोगों ने मिलकर लूटा था, वही चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हर जगह पॉलिटिकल सिस्टम में आप देखोगे तो करप्शन का चार्ज सबके ऊपर चल रहा है। यहाँ इमरान खान भी गिरफ्तार हुए हैं, इनके ऊपर भी वही करप्शन का चार्ज चल रहा है। अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुरू होता है और बहुत अच्छी न्यूज़ है कि शीतल महाजन, जो भारत की प्रसिद्ध स्काई डाइवर है,
शीतल महाजन। इसमें स्काई डाइविंग में क्या होता है कि बहुत ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से ये लोग कूदते हैं, और हालांकि इनके साथ जो पैराशूट होता है वो होता है, लेकिन इतनी ऊंचाई से कूद पाना ये अपने आप में डर पे जीत पाने जैसा होता है। तो स्काई डाइविंग में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है कि ये 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई हैं, और अब तक ऐसा कोई नहीं किया है। तो आपको नाम याद रखना है, कौन? शीतल महाजन। कई बार एग्जामिनेशन में आप देखे होंगे कि नाम दे देता है और पूछता है कि ये किस खेल क्षेत्र से संबंधित है या किस गेम से संबंधित है। तो स्काई डाइवर हैं ये, कौन? शीतल महाजन। क्या इन्होंने ऊंचाई बनाया, कहाँ से ये छलांग लगाई हैं? माउंट एवरेस्ट से, माउंट एवरेस्ट से। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप जानते हो 8,848 मीटर, और इन्होंने 21,500 फीट से छलांग लगाया है। और यदि अन्य कीर्तिमान की बात करें तो ऐसा पहला नहीं है कि इन्होंने ऐसा लगाया है, लेकिन इसके पहले भी उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। और ख़ास बात तो ये है कि ये 21 वर्ष की हैं, 41 वर्ष की, 21 नहीं 41 वर्ष की हैं। और इतने बड़े, इतने उम्र में आप सोचो कि हम लोग इतने यूथ होते हुए भी इतने आलस हमारे अंदर होता है कि सुबह उठना, फिर पढ़ाई करना, कंटिन्यूटी बनाए रखना एक कितना मुश्किल हो जाता है। और ये लोग इतने ज़्यादा उम्र में भी इतने इतने रिकॉर्ड बना के चले जाते हैं। तो जब ये लोग मरेंगे तो न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छा अच्छा लिखा जाएगा और हमारे साथ फिर सोच ही लो क्या होने वाला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि शीतल महाजन जो स्काई डाइविंग में रिकॉर्ड बनाई हैं वो भारत की प्रसिद्ध स्काई डाइवर हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एक अवार्ड। नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कि गीलर अवार्ड दिया गया है सारा बर्नस्टीन को। किसको दिया गया है? सारा बर्नस्टीन। सारा बर्नस्टीन कौन है? सारा बर्नस्टीन एक लेखिका है जिन्होंने एक पुस्तक लिखा है। स्टीन एक लेखिका है जिन्होंने एक पुस्तक लिखा है, स्टडी फॉर ओबीडियंस। स्टडी फॉर ओबीडियंस। ठीक है, इसके लिए इनको मिला है गीलर अवार्ड। और यह अवार्ड जो है ये कनाडा का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है जो लेखन क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कनाडा का है। न्यूज़ में आया था गीलर अवार्ड किस देश का सर्वोच्च लेखिका के लिए या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो कनाडा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारत और ब्रिटेन के सहमति। तो यहाँ पे जो टॉपिक है ये बात कर रहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध का। ठीक है, जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में 3 देश आते हैं। ठीक है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। स्कॉटलैंड और वेल्स, ये 3 देश मिलके बनते हैं ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और यदि हम इसमें आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, जो मैंने पहले से डिस्कस किया है। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर बहुत न्यूज़ में रहते हैं। तो इन दिनों ये 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, घूमने के लिए नहीं, ऑफिशियल विजिट पे गए हैं। कहाँ? ब्रिटेन में। इनका उद्देश्य ये है कि कैसे दोनों देशों के बीच में ये यूके हो गया यानी ब्रिटेन, और ये भारत हो गया, इंडिया शब्द पे तो डिस्प्यूट ही चल रहा है, भारत हो गया, कैसे दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए जिससे दोनों देशों के बीच में व्यापार जो है वो 36 अरब पाउंड तक बढ़ाया जा सके। अभी जो व्यापार हो रहा है उससे ज़्यादा बढ़ा के लगभग 36 अरब पाउंड। अब देखो यहाँ पे क्या आपको पकड़ना है कि पाउंड, यहाँ पे पाउंड क्या है कि ये ब्रिटेन का करेंसी है। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब कि कोई भी वस्तु है या सेवा है जब एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री में जाएगी तो दोनों देश एक दूसरे की वस्तु पर टैक्स नहीं लगाएंगे। फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं कि वस्तु फ्री में लेंगे देंगे, ऐसा नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा, जो टैक्स लगता है वो कम से कम होगा, न्यूनतम 0। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। तो हालांकि ये हुआ नहीं, इसी को कंप्लीट करने के लिए ये उद्देश्य बनाया इन्होंने। उसके साथ ही ये जो जयशंकर और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में ये जो मीटिंग होने वाली है इसका उद्देश्य है कि मैत्रीपूर्ण संबंधों की एक नई गति स्थापित की जाए दोनों देशों के बीच में। और एजेंडा 2030 का जो उद्देश्य है उसे कैसे पूरा किया जाए। एजेंडा 2030 दोनों देशों के बीच में संपर्क को कैसे बढ़ाया जाए, वो
संगीत साहित्य के क्षेत्र में हो सकता है, इकोनॉमी के क्षेत्र में हो सकता है, डिफेंस में, व्यापार में, सुरक्षा में, स्वास्थ्य में, क्लाइमेट चेंज में। कब तक? 2030 तक, इसलिए इसे नाम दिया गया है एजेंडा 2030। दोनों इस पे कैसे मिलके काम करेंगे। इसके साथ साथ भारत और ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी जो शुरू हुई थी वो 2021 से ही चल रही है। इसी को बढ़ा के एजेंडा 2030 के रूप में लागू किया गया है कि जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, किसके किसके बीच में? बिटवीन भारत एंड ब्रिटेन, इनके बीच में जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, और इसको 2030 तक बहुत व्यापक स्तर पे हमको लेके जाना है। और ये उद्देश्य है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी मुद्दों पे बात होगी, ठीक है। और ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ पे डेट्राइट नाम आया तो याद रख लो कहाँ पे है ये? यूएसए का शहर है, ठीक है, जो कार उद्योग के लिए बहुत फेमस है डेट्राइट। तो यूएसए का एक शहर है। आ गया हाईलाइट, इसलिए मैंने बता दिया। अब आगे बात करते हैं। हाँ, ये 2 आर्टिकल है, छोटे छोटे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या है देखो। पहला है बुर्किना फासो से, ठीक है। बुर्किना फासो से है कि बुर्किना फासो में किसी अज्ञात समूह ने अटैक कर दिया और वहाँ लगभग 70 से ज़्यादा लोग, कुछ लोगों का कहना है 100, लेकिन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी 70 अपलोड है, तो 70 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए मैंने 70 से ज़्यादा लोग बोल दिया, ठीक है। अभी तक कारण का पता नहीं चला है कि ये मृत्यु हुई कैसे, एक साथ इतना बड़ा मृत्यु होना, जिसे जनसंहार या जीनोसाइड कहते हैं। तो अब पहले बुर्किना फासो की स्थिति देख लेते हैं। ये रहा यहाँ पे बुर्किना फासो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बुर्किना फासो जो है वो एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री वो कंट्री होती हैं जिनकी बाउंड्री ये चारों तरफ से ऐसे विभिन्न देशों से जुड़ी हुई होती है, किसी जलीय बॉडी से नहीं जुड़ी होती है, ठीक है, जैसे समुद्र से, महासागर से नहीं जुड़ी है। तो इनकी बाउंड्री की बात करेंगे तो इनकी बाउंड्री किससे किससे जुड़ी है? इधर जुड़ी है घाना से, घाना, ठीक। घाना के बगल में चलेंगे तो मिलेगा टोगो, टोगो। टोगो के बगल में चलेंगे तो मिलेगा नाइजर, नाइजर। नाइजर के नॉर्थ वेस्ट में चलेंगे तो मिलेगा माली, माली। एक यहाँ पे हमारा चुनिए घाना, टोगो, यहाँ पे जहाँ मैंने लिखा है अफ्रीका, यहीं पे है बेनिन, बेनिन, बेनिन। क्या क्या हो गया? घाना, टोगो, बेनिन, नाइजर, माली। और इधर चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा कोटे डी आइवोरे, कोटे डी आइवरे। और फिर ये जो स्पेस बचा है यहाँ पे आपको मिलेगा माली। मैंने ये पूरा कवर कर दिया। अच्छा, माली, ये क्या मिलेगा आपको? माली। तो कितने देश हो गए? कोटे डी आइवरे, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजर और माली। ये सराउंड करते हैं किसको? बुर्किना फासो का। बुर्किना फासो की कैपिटल की बात करें तो ये है उआगादोगु, उआगादोगु, ठीक है। ये बुर्किना फासो का सबसे बड़ा सिटी है। और टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो लगभग 2,30,00,000 के आसपास इनकी पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और यदि आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इनका जो लैंग्वेज है वो है फ्रेंच, फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज है। अब इससे आप पकड़ लो। अब जो देखो जरा कि इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है और हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश से हम पकड़ लेते हैं कि भारत पे ब्रिटेन का रूल था, इस वजह से सारे ऑफिशियल काम किस में हुए थे? इंग्लिश में, इसलिए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना पड़ा। तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, तो आप पकड़ लोगे कि यहाँ पे फ्रेंच रूल रहा था। यानी इनको आज़ादी किससे मिली है? बुर्किना फासो को आज़ादी किससे मिली है? फ्रेंच से आज़ादी मिली है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज हो गया फ्रेंच। और 1984 से पहले, 1984 से पहले यहाँ का नाम था रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा, ठीक है। बुर्किना फासो का 1984 से 1958 से 1984 तक नाम था रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा, वोल्टा। देखो, वोल्गा रिवर फ्लो होती है यूरोप में, वोल्टा रिवर फ्लो होती है अफ्रीका में। तो अफ्रीका में वोल्टा रिवर बुर्किना फासो से होके फ्लो होती है, उसका अपर सेक्शन, ऊपरी क्षेत्र बुर्किना फासो में फ्लो होता है, इसलिए उसका नाम था रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा, ठीक है। अब
1984 में इसका नाम बदल के हो गया बुर्किना फासो, और बुर्किना फासो का यहाँ के स्थानीय लैंग्वेज में मतलब होता है लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन, लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन, यानी कि यहाँ पे बड़े ईमानदार लोग रहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये जो जीनोसाइड हुई है इसमें इस्लामिक स्टेट, जिसे यहाँ पे स्थानीय लोग अलकायदा के नाम से जानते हैं, जो आतंकवादी संगठन है, चरमपंथी संगठन है, जिनका मारकाट करना, इस्लाम धर्म को स्थापित करना, वो हिंसा का तरीका भी अपना सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपने देखा है अफ्रीका में, यहाँ जहाँ मैंने बुर्किना फासो बनाया, माली और इधर नाइजर, तो ये इस बाउंड्री एरिया में यहाँ पे इस्लामिक स्टेट, और जिसे यहाँ पे अलकायदा भी कहा जाता है, और अन्य भी आतंकवादी और चरमपंथी संगठन हैं जिनका यहाँ पे प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है मैं भी ये किए हों, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। ठीक है, तो आतंकवादी प्रकोप यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये हो गई इसके बारे में बात, बुर्किना फासो के बारे में थोड़ा सा मैपिंग का सेक्शन। अब हम सेकेंड जो मैप है वो उसकी बात करते हैं, माली। माली में क्या है कि यहाँ पे एक स्थानीय समुदाय है माली में। यहाँ पे आपको दिखाते हैं। पहले माली का लोकेशन मैंने अभी आपको दिखाया, ये रहा अफ्रीका। ठीक है, ये अफ्रीका का मैप है। तो अभी मैंने आपको दिखाया बुर्किना फासो, यहाँ बुर्किना फासो दिखाया था। तो बुर्किना फासो से बाउंड्री किसकी लग रही थी? माली से। तो माली से बाउंड्री लग रही है। तो अब देखो माली से किसकी बाउंड्री लग रही है? बुर्किना फासो के लगेगी ही, BF बुर्किना फासो। ठीक है, बॉयफ्रेंड नहीं बात कर रही हूँ, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो के बाद चलेंगे तो नाइजर से बाउंड्री लगेगी। ठीक है, नाइजर से बाउंड्री। इधर चलेंगे मौरितानिया से बाउंड्री लगेगी। मौरितानिया से इधर चलेंगे तो सेनेगल से बाउंड्री लगेगी। ठीक है, सेनेगल के बाद चलेंगे तो गुइनिया से बाउंड्री लगेगी। गुइनिया के बाद चलेंगे तो कोटे डी आइवरे से बाउंड्री लगेगी। ठीक है, तो कौन हो गया? बुर्किना फासो हो गया, नाइजर हो गया, माले हो गया, मौरितानिया, माली तो है ही, बात ही कर रहे हैं, मौरितानिया, सेनेगल, गुइनिया और कोटे डी आइवरे, इतने देशों से इसकी बाउंड्री लग रही है। यहाँ पे दो मुख्य रिवर फ्लो होती हैं, एक तो है नाइजर रिवर और दूसरी है सेनेगल रिवर, और इसी की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हो पाया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मिनरल्स की बात करेंगे तो सोना और यूरेनियम ठीक ठाक मात्रा में यहाँ पे मिल जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे आतंकवादी संगठनों या जो विद्रोही संगठन है उनका प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है। ये दोनों देश अभी मैंने जो डिस्कस किया, बुर्किना फासो और माली, दोनों गरीब देशों की श्रेणी में आते हैं, और ये अफ्रीका के साहेल रीजन में आते हैं। साहेल रीजन क्या होता है कि इधर जो सहारा रीजन है, इधर सहारा रीजन है और इधर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है इसको कहते हैं साहेल क्षेत्र। ठीक है, ये साहेल क्षेत्र है, यहाँ पे ग्रीन वॉल बन रहा है ताकि यहाँ के डेजर्ट को रोका जा सके, जो इस क्षेत्र को अनफर्टाइल या डेजर्ट में कन्वर्ट ना कर दे। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। तो ये हो गया माली की बात। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की भी बात करेंगे, माली की भी, हमने मुद्दे की भी बात नहीं की है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो बस थोड़ा सा इसकी भी क्या है, फ्रेंच। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि ये इसको भी आज़ादी कहाँ से मिली है? 1960 में इनको भी आज़ादी मिली है फ्रांस से, यानी अफ्रीका के इस पूरे क्षेत्र में लगभग इसका उपनिवेश स्थापित हो गया था फ्रांस का। अब टॉपिक की बात करते हैं कि माली के जो राष्ट्रपति हैं उनका ये कहना है कि माली में जो यहाँ की तुआरेग विद्रोही हैं। ठीक है, ये माली है, तो यहाँ पे कुछ विद्रोही ग्रुप हैं, यहाँ के एक ट्राइबल ग्रुप है जिसे तुआरेग कहते हैं, और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी हुआ है कि तुआरेग जनजाति कहाँ रहती है? माली में। तो तुआरेग ये लोग विद्रोही ग्रुप हैं, तो जो सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ के एक प्रसिद्ध शहर है जो स्पेशली तुआरेगों के लिए फेमस है, नाम है उसका किदाल शहर। नाम क्या है? किदाल। ठीक है, तो इस शहर पे माली के राष्ट्रपति का कहना है कि इस शहर पे जहाँ पे तुआरेग विद्रोहियों का कंट्रोल हो गया था, पहले यहाँ पे UN द्वारा जो पीस कीपिंग फोर्स थी वो अप्लाई थी, फिर वो चली गई जब छोड़ के किदाल को, तो फिर यहाँ के राष्ट्रपति ने यह कोशिश की कैसे तुआरेग जनजाति के कंट्रोल से इसको हटाया जाए। तो राष्ट्रपति ने यह सूचित किया है कि किदाल को तुआरेग विद्रोहियों से खाली करा लिया गया है। तो इस वजह से अब हो सकता है कि यहाँ पे शांति स्थापित हो जाए। तो आपने बस माली का लोकेशन, लैंग्वेज, करेंसी, ये सब चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है?
हाँ, आगे आगे आपको क्या मिल गया कि वही मैंने कहा था कि जब हम खेल पे इस पे चलेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। अब तक जो वर्ल्ड कप चल रहा है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। 1983 में वर्ल्ड कप इंडिया फर्स्ट टाइम जीता था क्रिकेट में, और 2011 में भी। 1983 में जो अध्यक्षता किए थे वो कपिल देव किए थे, उस समय कप्तानी अब अध्यक्षता मतलब कप्तानी, वो कई बार ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बोलते बोलते वो अध्यक्षता आ जाता है। तो यहाँ पे कप्तान कौन थे? कपिल देव। और 2011 में सबको पता है महेंद्र सिंह धोनी, और इस समय कौन है? रोहित शर्मा। तो अभी रोहित शर्मा के ऊपर ये बहुत ज़्यादा दबाव है कि कैसे वो दिवाली के उपहार के रूप में लोगों को जीत का तोहफा दें। तो आज सेमीफाइनल चल रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में, फिर देखते हैं फाइनल में कौन जाता है। ईश्वर से ये दुआ है कि इंडिया पहुंच जाए और फिर ट्रॉफी इंडिया में ही आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल जो खेल से है वो है खिलाड़ियों को टॉप्स में शामिल किए जाने की उम्मीद। टॉप्स क्या है? ठीक है, टॉप्स की बात करते हैं। किसकी? टॉप्स सॉरी, टॉप्स का फुल फॉर्म है टारगेटेड, टी यानी टारगेटेड यानी लक्षित, टारगेटेड, ओ यानी ओलंपिक, ओलंपिक टारगेटेड ओलंपिक पोडियम, पोडियम स्कीम। ठीक है, टारगेटेड ओलंपिक टॉप्स, टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये क्या स्कीम है कि ये भारत के जो सेंट्रल, ये क्या बोलते हैं, खेल मंत्रालय जो है, ठीक है, तो खेल मंत्रालय ने ये योजना प्रारंभ की है उन उन खेलों के लिए जिनको ओलंपिक में शामिल किया गया है। ठीक है, ओलंपिक में कुछ सारे खेलों को शामिल नहीं किया गया है। जिन जिन खेलों को शामिल किया गया है उन खेलों को खेलने वाले जो प्लेयर्स होंगे, खिलाड़ी होंगे, उनको टॉप्स सूची में शामिल किया जाएगा खेल मंत्रालय द्वारा, ताकि उनको खेल से संबंधित जो भी सपोर्ट है वो दिया जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, उनको इक्विपमेंट दिया जा सके, और उनके ऊपर उनको बाकायदा उस माहौल में रखा जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो मेडल हैं वो भारत में आए। तो इस वजह से खेल मंत्रालय द्वारा टॉप्स योजना शुरू की गई है। तो अभी तक भारत में जो ये शतरंज है, शतरंज को टॉप्स में शामिल नहीं किया गया है जो ओलंपिक में खेला जाता है। तो इन दिनों क्या है कि कई सारे खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं, जिसमें से आपने नाम सुना होगा प्रज्ञानंद का, प्रज्ञानंद। ठीक है, इस समय बहुत टॉप पे चल रहे हैं। इसके बाद एक और प्लेयर हैं गुजराती, उसके बाद एक और प्लेयर हैं वैशाली। ये नए नए बच्चे और यूथ हैं जो उभर रहे हैं किस किस सेक्टर में? शतरंज के सेक्टर में। तो इसलिए भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि, या भारत सरकार को लगता है ऐसा कि अब शतरंज के को भी टॉप्स में शामिल किया जाना चाहिए और इन खिलाड़ियों को प्रमोट करना चाहिए जिससे शतरंज में भी भारत को पदक मिल सके। ठीक है, तो ये हो गया आज के टॉपिक। इतने टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे हमारे। गीलर अवार्ड मैंने डिस्कस किया, क्या अभी तक हमने डिस्कस कर लिया, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्रम तो मुझे नहीं याद है। हमने डिस्कस किया था गीलर अवार्ड, गीलर पुरस्कार, जो कनाडा का लेखक लोगों को दिया जाता है, एक हाईएस्ट अवार्ड है। उसके बाद हमने स्काई डाइविंग में शीतल महाजन का नाम लिया था, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है सर्वाधिक ऊंचाई से कूदकर। उसके बाद भारत और ब्रिटेन संबंध के बीच में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने खेल समाचार के बारे में डिस्कस कर लिया, फिर हमने टॉप्स के बारे में डिस्कस कर लिया, फिर हमने बुर्किना फासो के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने माली के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने लगभग सब कुछ डिस्कस कर लिया। और एक चीज़ और हमारी छूटी हुई है, बस थोड़ी सी चीज़ है कि 16 से 17 नवंबर को, 16 से 17 नवंबर को आसियान प्लस देशों की मीटिंग होने वाली है इंडोनेशिया की जो ओल्ड कैपिटल थी जकार्ता में। ठीक है, तो इसमें भारत की तरफ से रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं वर्तमान में, वो शिरकत करेंगे। ठीक है, किसमें? आसियान प्लस में। अभी मैंने लिखा आसियान में। आपको पता है कि जो साउथ ईस्ट एशिया, आसियान का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और कब स्थापित हुआ है, कितने देश हैं? तो इसमें जब मैपिंग सेक्टर में हम देखेंगे तो यहाँ से यूँ शुरू होता है ना, ये रहा म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिर इधर चलेंगे लाओस, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम हो गया, इधर फिलीपींस।
ठीक है। अगर कोई देश छूटा है तो बताना, सिंगापुर हो ही गया, अगर कोई देश छूटा है तो बताना कमेंट सेक्शन में आसियान में। और इसी में 8 देश और शामिल कर दिए जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आसियान प्लस देश। अब 8 देश कौन कौन से शामिल किए जाएंगे, बड़े ईजी हैं। तो पहले चलेंगे नदर्न हेमिस्फेयर में, नदर्न हेमिस्फेयर में चलेंगे तो सबसे पहले रूस, ठीक है, रशिया, रशिया के साउथ में चलेंगे तो चाइना, चाइना के साउथ ईस्ट में चलेंगे इधर पैसिफिक ओशियन में तो आपको मिलेगा जापान, फिर उसके बाद हमको मिलेगा वहीं पड़ोस में साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया के बाद फिर हमको पैसिफिक ओशियन क्रॉस करेंगे तो मिल जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर चले आएंगे सीधे, चूंकि हम इंडिया में पढ़ रहे हैं तो इंडिया को छोड़ नहीं सकते हैं, इंडिया यानी भारत की बात हो गई। फिर सदर्न हेमिस्फीयर में चलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, ठीक है, इतने देश 1 2 3 4 5 6 7 8 देश मिलेंगे तो आसियान प्लस बनेंगे। तो आसियान प्लस की जो मीटिंग हो रही है वो कहाँ पे, इंडोनेशिया की ओल्ड कैपिटल जकार्ता में 16 से 17 नवंबर 2 दिन तक चलेगी। और इसमें इंडोनेशिया अध्यक्षता कर रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शिरकत करेंगे। अब आसियान प्लस की स्थापना की बात करें तो आसियान प्लस की स्थापना हुई थी 2010 में, ठीक है। इसका उद्घाटन हो गया था, कार्य शुरू हो गया था 12 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हुआ था वियतनाम की राजधानी हनोई में, हनोई में, ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई में। तो ये हो गया आसियान प्लस के बारे में। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, देखते रहिए। और आज मैच है, काफ़ी लोग बिजी होंगे और ईश्वर से दुआ करिए कि भारत को इस बार विश्व कप में सफलता मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।